Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we are discuss a very important topic about money and monetary economics. First of all, monetary economics play a very important role in economics. So basically, if you guys are new in my channel, then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel, then like, share, comment on my video. So anyway, we start our topic. The first concept is monetary economics. You know that monetary economics is the branch of macroeconomics, and monetary economics is the branch of economics that provides framework for analysis of money and its function. कि बेसिकली ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है मनी को एनालिसिस करने में और इसके फंक्शंस में. उसके बाद मनी सप्लाई क्या है, उसका रोल इकोनॉमी में क्या है, उसके बारे में हमें बताती है. इसके अलावा मॉनेटरी सिस्टम को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है और उसको अंडरस्टैंड करने में. रेगुलेशन ऑफ मनी आ जाती है, इसमें बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाती हैं और इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. उसके बाद सेकंड हमारे पास कंसेप्ट है इवैल्यूएशन ऑफ मनी. बेसिकली बिफोर मनी हाउ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, हाउ पीपल बाय गुड्स एंड सर्विसेज. कि जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, ठीक है, तो लोग कैसे लेन देन करते थे, कैसे ख़रीदो फरोख्त करते थे गुड्स एंड सर्विसेज की. तो बेसिकली वो है इवैल्यूएशन ऑफ मनी. नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है मनी. व्हाट इज़ मनी? एनी कमोडिटी दैट इज़ यूज टू बाय गुड्स इज़ कॉल्ड मनी. कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़ जो हम ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम मनी का नाम दे देते हैं. जनरेशन ऑफ मनी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले द एज ऑफ कमोडिटी मनी, मतलब चीज़ों के ज़रिए लेन देन किया जाता था. अगर एक शख्स अपनी एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ जो वो चाहता है, उनकी वांट सेम होंगी तो वो आपस में लेन देन कर लेंगे. सेकंड जो जनरेशन ऑफ मनी में आ जाती है एज ऑफ मेटालिक मनी. मेटालिक मनी का मतलब सिल्वर और गोल्ड के अलावा ये कॉइन्स जो होते हैं वो यूज़ होते थे, ठीक है. उसके बाद पेपर मनी आ गई. पेपर मनी में जैसे आजकल पेपर मनी यूज़ हो रही है. उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स, इसमें हमारे पास ड्राफ्ट्स आ जाते हैं, चेक्स वगैरह आ जाते हैं. नियर मनी की सबसे बेस्ट एग्जांपल है एटीएम, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है बार्टर सिस्टम का. बेसिकली व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, exchange was done on the basis of direct exchange of goods and services. The system of economy in which goods are exchanged for other goods and services is called barter system. कि बेसिकली बार्टर सिस्टम क्या है कि जब हमारे पास मनी डेवलप नहीं हुई थी, मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो एक्सचेंज किस तरह की जाती थी चीज़ें, लेन देन, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज करके लेन देन किया जाता था. तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को अदर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एक्सचेंज करने के अमल को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. इसकी नेक्स्ट एग्जांपल ये है अ फार्मर में एक्सचेंज अ बुशल ऑफ व्हीट फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ फ्रॉम अ शू मेकर. कि बेसिकली अगर फार्मर को पेयर ऑफ शूज़ चाहिए तो वो क्या करेगा कि बुशल ऑफ व्हीट जो सी है, व्हीट की जो एक बोरी हम कह सकते हैं, ठीक है, वो शू मेकर को दे देगा और उससे पेयर ऑफ शूज़ ले लेगा. तो पहले जब बिफोर इवैल्यूएशन ऑफ मनी, मतलब जब मनी डेवलप नहीं हुई थी, तो तब इस तरह से लेन देन किया जाता था. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम. इसको हम ये भी कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, रीजंस फॉर इवोल्यूशन ऑफ मनी. कि मनी के आने के लिए क्या रीज़न थे, मतलब मनी क्यों ज़रूरत हुई इंट्रोड्यूस करवाने की. उसके बाद या बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई वो क्या थी. तो सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या चीज़ है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं. पहले हम थोड़ी थ्योरी इसकी डिस्कस करते हैं. द फंक्शन ऑफ बार्टर सिस्टम रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु वांट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. कि बेसिकली जो बार्टर सिस्टम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है या जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो लोग आपस में लेन देन करना चाहते हैं उनकी वांट सेम हो. मीन्स दैट कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है अ पर्सन पोजेस अ हॉर्स एंड वांट टू एक्सचेंज फॉर अ बफेलो. कि बेसिकली अगर एक शख्स है वो हॉर्स देना चाहता है, हॉर्स देकर वो चाहता है कि मैं एक भैंस खरीद लूँ, ठीक है. नाउ ही हैज़ टू फाइंड सच पर्सन हु नॉट ओनली पोजेस अ बफेलो बट आल्सो वांट्स अ हॉर्स. तब उसे एक ऐसा शख्स तलाश करना होगा जो ना सिर्फ उसका हॉर्स खरीदे बल्कि वो अपनी बफेलो देने के लिए रेडी भी हो. तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन हु विशेस टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज टू फाइंड एन अदर पर्सन हु इज़ नॉट ओनली विलिंग टू बाय हिज गुड्स एंड सर्विसेज विद द फॉर्मर वांट्स. कि बेसिकली क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका हॉर्स कोई ले
और उसके बदले में आप बुफेलो लेना चाहते हो, तो आपको कोई ऐसा शख्स ढूंढना पड़ेगा जो ना सिर्फ आपका हॉर्स ले बल्कि अपनी बुफेलो देने के लिए रेडी भी हो। तो ये सिंपल एग्जांपल है। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या चीज़ है। इफ़ द वांट्स आर नॉट म्यूचुअल देयर इज़ नो एक्सचेंज नो ट्रेड, कि अगर आपकी वांट्स मैच नहीं करती, अगर वो एक जैसी नहीं है, अगर आप अपना हॉर्स देना चाहते हो और दूसरे की बुफेलो लेना चाहते हो, लेकिन जो अनदर पर्सन है वो ये नहीं चाहता, तो इस तरह आपकी वांट्स मैच नहीं होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, कोई ट्रेड नहीं होगी, कोई एक्सचेंज नहीं होगी। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग ट्रेड है, क्योंकि the existence of double coincidence of want is very difficult task. It is very time consuming process. Consequently, due to lack of double coincidence of want, people throw of other method of exchange. तो बेसिकली ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसकी वजह से लोगों ने ये फील किया कि हमें किसी और मेथड की तरफ जाना चाहिए। सेकंड जो आ जाता है वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट एक्सेप्टेंस फॉर ऑल। मॉनेटरी यूनिट इज टर्म ऑफ प्राइस, ठीक है, कि बेसिकली इन अ मॉनेटरी सिस्टम देयर इज़ मेजरिंग रॉड फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि बेसिकली मॉनेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि एक मेजरिंग रॉड होता है, मतलब एक पैमाना होता है ऐसा जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करते हैं, विच इज़ कॉल्ड मनी। In a barter system, there was a lack of common measure of value in which value of goods and services can be measured even if two person have double coincidence of wants। कि वो कहता है कि बार्टर सिस्टम में हमारे पास लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होता है, यहाँ तक कि लोगों की वांट्स मैच करती हैं, लेकिन फिर भी जो एक वैल्यू को मेजर करने का पैमाना है वो हमारे पास नहीं है कि कौन सी चीज़ कितनी कीमती है और कौन सी चीज़ नहीं है। द प्रॉब्लम राइजेज टू डिसाइड इन विच प्रपोर्शन द टू गुड्स टू बी एक्सचेंज। इन अदर words there was no common measure of value to find rate of exchange of goods and services। कि बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स नहीं होता, कि कॉमन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हमें ये नहीं पता होता कि हमने किस हिसाब से और कितनी प्रपोर्शन से चीज़ों का लेन देन करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यू ऑफ गुड्स। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इंटेंसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इंटेंसिटी ऑफ डिमांड यही है कि जो चीज़ जितनी कीमती होगी, जाहिर बात है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और हमें पता चल जाएगा कि ठीक है ये चीज़ महंगी है और ये इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह अगर देखा जाए जिस चीज़ की कीमत कम होगी वो लेस इम्पोर्टेंट होगी, तो ये बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ डिमांड है। द गुड्स हैविंग मोर डिमांड वर कंसिडर कॉस्टली एंड वाइस वर्सा। वही बात जो भी मैंने बताई है। द लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन अ बार्टर इकॉनमी मेक बिजनेस काउंटिंग डिफिकल्टीज बिकॉज देयर वाज नो वे टू इंटरप्रेट द प्रॉफिट और लॉस। कि बेसिकली जो हमारे पास अकाउंटिंग में या बिजनेस में बार्टर इकॉनमी का जो ये पॉइंट है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसकी वजह से डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और हमें पता नहीं चलता हम किस तरह अपना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। सो पीपल डिसाइड टू मूव अनदर एक्सचेंज। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि हमें किसी और मेथड की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की हमने बात की, हमने उसको मेथड को फ्लॉप करार दिया। सेकेंडली फिर हमने लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज़ को कहा कि ये भी ठीक नहीं है। अब हम थर्ड को डिस्कस करते हैं, वो है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स बेसिकली क्या है कि बार्टर सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स एंड देयर वाज नो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज। मोस्टली गुड्स वर इंडिविजिबल। मीन्स दैट इंडिविजिबल क्या है कि हम उन चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें हैं ठीक है, हम जो जानदार चीज़ें नहीं हैं उनको तो हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक शीप की एग्जांपल ले लें, शीप को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी जानदार चीज़ है उसके लेन देन के लिए हम उस चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, वो इंडिविजिबल होती हैं। इसलिए बार्टर सिस्टम में देयर इज़ नो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। तो इसकी एग्जांपल अगर ली जाए तो वो ये है कि हॉर्स एंड अ शीप आर ट्रेडेड बाय द इंडिविजुअल। हॉर्स ओनर में डिमांड फॉर मोर देन 4 शीप्स फॉर अ हॉर्स, बट द शीप ओनर इज़ नॉट रेडी टू गिव मोर देन 4 शीप। वो कहता है कि अगर एक हॉर्स और शीप की ट्रेड हो रही है इंडिविजुअल्स की तरफ से, ठीक है, जो हॉर्स ओनर है वो डिमांड करता है कि वो एक हॉर्स के बदले में 4 शीप लेगा, मोर देन 4 मतलब मोर देन 4 कि 4 से ज़्यादा लेगा, बट द शीप ओनर इज़ नॉट रेडी टू गिव मोर देन 4 शीप। लेकिन जो शीप ओनर है वो कहता है कि मैं 4 से ज़्यादा नहीं दूंगा। इफ़ रेट ऑफ एक्सचेंज डज नॉट डिवाइडेड दे मे नॉट बी ट्रेड बिटवीन हॉर्स एंड शीप ओनर। इस तरह वो कहता है कि जब रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे पास डिसाइड नहीं होता, जब रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड नहीं होगा तो कोई भी ट्रेड नहीं होगी। लेकिन अगर वो कहता है कि अगर हम सपोज करें इफ़ अ शीप हैज़ डिविजिबल, कि अगर हम शीप को डिविजिबल हो मतलब उसको तकसीम कर सकते हों, द ट्रेड में हैपन एट पेमेंट ऑफ 4.5 शीप फॉर अ हॉर्स। वो कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि शीप डिविजिबल होती मतलब काबिल तकसीम होती, तो क्या होता कि हमारा मसला हल हो जाता और
शीप ओनर जो है वो 4 शीप और एक और हाफ शीप कर कर उस मतलब हॉर्स ओनर की डिमांड को फुलफ़िल कर देता है। तो इस तरह क्या है, ये सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन होती ट्रेड के लिए। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड हॉर्स और अ शीप, सो ट्रेड विल बी नॉट पॉसिबल बिटवीन 2 पर्सन्स, दस इंडिविजिबिलिटी इन अ वाटर सिस्टम। तो इस तरह वो कहता है कि लेकिन हमें पता है कि हॉर्स और शीप डिविजिबल नहीं हैं, उनको हम तकसीम नहीं कर सकते, तो इसलिए ट्रेड पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे डिफ़िकल्टी इन स्ट्रॉन्ग वैल्यू और डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर में कोई भी परेशानी या समझ नहीं आया तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया है सारा लेक्चर तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। सो स्टे होम, स्टे सेव, अल्लाह हाफिज़ गाइस।